हेलो फ्रेंड्स, रविंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रविंद्रा 24x7 पे मैं रविंद्र सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपके जीएस के फ्री डेमो की क्लास की सेशन में आज हमारा थर्ड डे है और आज की क्लास में जो हम लोग फ्री डेमो देखेंगे वो देखेंगे हम इकोनॉमी का। तो दोस्तों, इकोनॉमी ये वर्ड तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो यहां हम इकोनॉमी को शुरू करने से पहले एक बेसिक डिफरेंस समझते हैं। एक वर्ड आप लोग सुनते हो इकोनॉमिक्स और एक वर्ड आप लोग सुनते हो इकोनॉमी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी इन दोनों वर्ड्स में आपके डिफरेंस क्या होता है, तो समझना जरा। तो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, तो इन दोनों में अब हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी लोग इन दोनों वर्ड्स को आप अलग अलग टाइम पर सुनते हैं। तो यहां सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स एक अलग वर्ड है और इकोनॉमी एक अलग वर्ड है और दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अर्थशास्त्र। अब यहां आपको अर्थशास्त्र को अगर समझना है तो इसे बांट के जरा हम समझने की कोशिश करें। ये अर्थशास्त्र, एक वर्ड है इसमें अर्थ और दूसरा वर्ड है इसमें शास्त्र। ठीक, तो अर्थ का मतलब आपके क्या होता है? पैसा, वेल्थ, और शास्त्र का मतलब कोई किताब। तो इसे अगर हम सरल भाषा में समझें तो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स ये आपके है क्या? तो अर्थशास्त्र आपके एक ऐसी बुक जिसमें पैसे के बेहतर लेन देन, पैसे के बेहतर उपयोग और पैसे के बेहतर प्रबंधन से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन हो। ठीक, क्योंकि अर्थ का मतलब पैसा और शास्त्र का मतलब कोई बुक। ठीक है, तो अर्थशास्त्र आपके है क्या? एक ऐसी बुक या एक ऐसी किताब जिसमें आपके पैसे के बेहतर लेन देन, पैसे के बेहतर उपयोग और पैसे के बेहतर प्रबंधन से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन हो। तो यहां हम देखते क्या हैं कि अगर हम अर्थशास्त्र को यहां समझें तो यहां हमें यह दिखाई पड़ता है कि ये जो अर्थशास्त्र है वो है आपके क्या? एक थ्योरी। किस चीज से रिलेटेड थ्योरी है अर्थशास्त्र? पैसे के बेहतर लेन देन, उपयोग और प्रबंधन से जुड़ी हुई थ्योरी। ठीक, अब हम यहां समझते हैं इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। अर्थ यानी कि पैसा और व्यवस्था यानी कि एक सिस्टम जो पैसे से जुड़ा है। तो अर्थव्यवस्था बेसिकली आपके है क्या? जब आप इस थ्योरी को किस में लेके आ जाएं? प्रैक्टिस में लेके आ जाएं। प्रैक्टिस यानी कि व्यवहार में लेके आ जाएं तो हम आपके कहेंगे इसे क्या? अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था बेसिकली आपके है क्या? पैसे के बेहतर लेन देन, उपयोग और प्रबंधन से जुड़ी हुई एक व्यवहारिक व्यवस्था। ठीक, तो आपके पैसे के बेहतर लेन देन, उपयोग और प्रबंधन से जुड़े हुए सिद्धांत, इसका वर्णन इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक, और पैसे के बेहतर लेन देन, उपयोग और प्रबंधन का जो हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे वो हम किसके अंदर करेंगे? इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर। तो यहां हमने सबसे पहले तो ये देखा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी ये दोनों आपके होते क्या है और दोनों में आपके डिफरेंस क्या होता है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको क्लियर हुए। ठीक, तो अब हम यहां जो क्वेश्चंस अपने इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी में देखते हैं, यहां आपके इंटर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी से। ठीक है, तो हमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है और इकोनॉमी में भी उस इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को समझना है। तो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी को रीड करने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स देखेंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जब आप ये प्रिंसिपल्स आप जान जाएंगे तब आप इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो हम देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स।
तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ सबसे पहले ये समझने की कोशिश की कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में आपके डिफरेंस क्या होता है। तो इकोनॉमी को साधारण भाषा में हमने आपको क्या समझाया कि इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था क्या है, पैसे के बेहतर लेन देन, उपयोग और प्रबंधन से जुड़ी हुई एक व्यवस्था। अब हम जरा टेक्निकल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इकोनॉमी आपके होता क्या है, क्या आपके पिलर्स होते हैं इकोनॉमी को, और इकोनॉमी को समझने के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो इकोनॉमी को समझने के लिए आपको सिर्फ ये 3 पिलर याद रखने हैं। कौन कौन से 3 पिलर? पहला पिलर इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, आर्थिक वस्तु एवं आर्थिक सेवा। दूसरा पिलर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रिया। और तीसरा पिलर इकोनॉमिक यूनिट यानी कि आर्थिक क्रिया करने वाली इकाई। अब इन तीनों पिलर से सबसे पहले तो हम इकोनॉमी की डेफिनेशन बनाते हैं कि इकोनॉमी आपके क्या होगा। ये 3 वर्ड्स आपने देख लिए। पूरी इकोनॉमी को समझने के लिए सिर्फ आपको ये 3 वर्ड्स समझने हैं। ये 3 वर्ड्स आपके समझ में आ गए तो पूरी इकोनॉमी के आपके प्रिंसिपल्स आपको समझ में आ जाएंगे। जितने भी प्रिंसिपल्स आपके निकलते हैं वो निकलते हैं इन 3 ही वर्ड से। ठीक है, तो अब इन 3 वर्ड से सबसे पहले हम इकोनॉमी की डेफिनेशन देखें कि बेसिकली हम अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं। तो अर्थव्यवस्था आपके क्या होता है? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई आर्थिक क्रिया करने वाली इकाई। आर्थिक क्रिया करने वाली इकाई क्या हो सकती है? कोई फैक्ट्री। तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई आर्थिक क्रिया करने वाली इकाई किसी आर्थिक क्रिया को करके, ठीक, अगर आर्थिक क्रिया करने वाली इकाई आपके क्या है, ये मान लिया कि कोई फैक्ट्री है, तो ये कौन सी आर्थिक क्रिया करेगी? प्रोडक्शन, किसी ना किसी चीज का क्या करेगी? ये उत्पादन करेगी अगर कोई फैक्ट्री है तो। ठीक है, तो इकोनॉमी किसे कहते हैं हम? एक ऐसी व्यवस्था जहां आर्थिक क्रिया करने वाली इकाई किसी आर्थिक क्रिया को करके किसी आर्थिक वस्तु या सेवा का उत्पादन करती हो। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन ये आया कि अगर आपकी ये आर्थिक क्रिया करने वाली इकाई यानी कि ये फैक्ट्री अगर वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रही है तो किस लिए कर रही है? स्वाभाविक सी बात है, प्रॉफिट कमाने के लिए। किस लिए कर रही है? जिससे कि वह क्या कर सके? प्रॉफिट कमा सके। यही तो उद्देश्य होगा किसी इकोनॉमिक यूनिट का। अगर उसे प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो क्यों करेगी उत्पादन? ठीक, तो अब हम यहां देखते क्या हैं, अब इन 3 वर्ड से अब हम इसकी इकोनॉमी की डेफिनेशन बनाएं तो काफी हद तक आप समझ जाओगे। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां कोई आर्थिक क्रिया करने वाली इकाई किसी आर्थिक क्रिया को करके किसी आर्थिक वस्तु या सेवा का उत्पादन करती हो जिससे कि वह इकाई क्या कर सके? प्रॉफिट अर्न कर सके, यानी कि लाभ कमा सके। कोई भी आर्थिक क्रिया करने वाली इकाई, ठीक, यानी कि कोई भी जो आपके इकोनॉमिक यूनिट है, ये सिर्फ तभी तक कार्य करती है जब तक उसे प्रॉफिट मिल रहा है। जहां उसे प्रॉफिट मिलना बंद होगा वो क्या होगा? प्रोडक्शन बंद करेगी और ये इकोनॉमिक यूनिट क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी और इकोनॉमी के चैनल से ये इकोनॉमिक यूनिट बाहर निकल जाएगी। तो अब हमने यहां देखा क्या? देखा हमने ये कि अर्थव्यवस्था आपके मोटे मोटे होता क्या है। तो अर्थव्यवस्था में आपको कितने पिलर याद रखने हैं? सिर्फ 3, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक यूनिट। बस इन तीनों का ही इंटर रिलेशन हमें इकोनॉमी के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था आपके है क्या? एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई इकोनॉमिक यूनिट किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करके किसी इकोनॉमिक गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन करती हो जिससे कि वह इकोनॉमिक यूनिट प्रॉफिट अर्न कर सके। अब यहां क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आता है कि किसी भी इकोनॉमिक यूनिट या आर्थिक इकाई का सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है या प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो किसी भी आर्थिक इकाई का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो होता है सिर्फ प्रॉफिट, बाकी के सारे उद्देश्य बाद के। कोई भी आर्थिक इकाई सिर्फ तभी तक कार्य करेगी जब तक उसे प्रॉफिट अर्न हो रहा है, और जहां इसे प्रॉफिट मिलना बंद हो जाएगा वहां ये कार्य करना बंद कर देगी। तो ये हमने आपके देखा क्या कि इकोनॉमी हम कहते किसे हैं। ठीक है, तो ये तो हमने एक बेसिक डेफिनेशन को यहां समझने की कोशिश की। अब ये जो आपने 3 पिलर आपके या जो 3 फाउंडेशन पिलर आपने जो इकोनॉमी के देखे, अब इन तीनों पिलर्स को अब हम बेहतर ढंग से क्या करते हैं? समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक एक करके तीनों पिलर्स को हम आगे देखते हैं।
तो सबसे पहले हम इकोनॉमी का सबसे पहला पिलर उठाते हैं, इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, आर्थिक वस्तु एवं आर्थिक सेवा। तो दोस्तों, आर्थिक वस्तु एवं आर्थिक सेवा को समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि वस्तु हम किसे कहते हैं और सेवा हम किसे कहते हैं। पहले हमें ये तो क्लियर हो कि गुड्स क्या होता है और सर्विस क्या होता है। तो अगर हम सबसे पहले गुड्स या सर्विस को देखें तो सबसे पहले तो याद रखना, गुड्स और सर्विस में आपके क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम गुड्स एंड सर्विसेज को समझते हैं कि गुड्स हम किसे कहते हैं और सर्विसेज हम किसे कहते हैं। तो वस्तु वह होती है जो आपको दिखाई देती है, यानी कि वस्तुएं हमेशा क्या होती हैं, विजुअल। और सेवा वह होती है जो आपको दिखाई तो नहीं देती लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल हमने आपको ये मार्कर दिया, तो ये मार्कर अगर हमने आपको दिया तो आप देख पा रहे हो ना कि हमने आपको मार्कर दिया है, तो ये मार्कर क्या है, ये गुड्स है, ये वस्तु है। दूसरा, अब हमने आपको ये नॉलेज दी, जो हम आपको इकोनॉमी जो टीच कर रहे हैं, हमने आपको क्या दी, ये नॉलेज दी। तो अब आप इस नॉलेज को नहीं देख पा रहे, आप देख रहे हो हमें, तो इसका मतलब हम आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको सर्विस दे रहे हैं। कौन सी सर्विस, एजुकेशनल सर्विसेज। ठीक, तो हम आपको क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपने देखा क्या कि वस्तुएं जो दिखाई दें और सेवा जो दिखाई ना दे, ये दोनों में आपके सबसे पहला बेसिक डिफरेंस हुआ। अब हम आगे ये देखते हैं कि इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक सर्विसेज किसे कहते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज क्लियर हुआ, गुड्स यानी विजिबल, सर्विसेज यानी इनविजिबल। अब हम आते हैं इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक सर्विसेज पर। तो अब आगे इसे समझना, तो आर्थिक वस्तु या आर्थिक सेवा हम कहते किसे हैं, तो किसे कहते हैं, हर वह वस्तु या हर वह सेवा जिसे प्राप्त करने के लिए आपने कोई कीमत अदा की हो। यानी कि हर वह वस्तु या हर वह सेवा जिसे प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया हो, कोई कीमत अदा की हो। ठीक है, तो हर वह वस्तु या हर वह सेवा आपके क्या कहलाएगा, आर्थिक वस्तु या आर्थिक सेवा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जैसे कि घर का खाना। तो आप लोग जब घर पे खाना खाते हो तो क्या कोई कीमत अदा करते हो घर के खाने की? स्वाभाविक सी बात है, कोई कीमत अदा नहीं करते। तो इसका मतलब घर का खाना क्या है, सिर्फ वस्तु, क्योंकि इसके लिए आप कोई कीमत अदा नहीं करते। वहीं अब आप लोग रेस्टोरेंट पे खाना खाते हो, तो रेस्टोरेंट पे जब आप खाना खाते हो तो क्या कोई कीमत अदा करते हो? तो हाँ, बिल्कुल अदा करते हो कीमत। तो इसका मतलब रेस्टोरेंट का जो आपके खाना होता है वो आपके क्या है, आर्थिक वस्तु। तो घर का खाना वस्तु और रेस्टोरेंट का खाना आर्थिक वस्तु, क्योंकि रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कीमत अदा करनी पड़ती है, उसकी प्राइस देनी पड़ती है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम देखें इकोनॉमिक सर्विसेज, ये तो हमने इकोनॉमिक गुड्स देखा। तो अगर आप अपने घर पर अपने बड़े भाई बहन से आप पढ़ते हो तो उसके लिए कोई कीमत देनी पड़ती है? नहीं देनी पड़ती। लेकिन अगर कोचिंग में आप स्टडी करते हो कुछ, तो आपको उसके लिए कीमत देनी पड़ती है। तो घर पर जब आप अपने बड़े भाई बहन से पढ़ें तो ये सेवा, और कोचिंग में जब आप पढ़ें तो ये आर्थिक सेवा। ठीक, तो यहां आपको अर्थ क्लियर हुआ कि इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक सर्विसेज हम किसे कहते हैं। तो इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक सर्विसेज आपकी क्या होती हैं, जिनके लिए आपको कोई कीमत देनी पड़े। ठीक है, अब यहां आगे याद रखना, क्वेश्चन आपके कैसे पूछा जाता है। अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी गतिविधि देश की जीडीपी में शामिल नहीं होती, या निम्न में से कौन सी गतिविधि आपके राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने न तो जीडीपी पढ़ा और ना ही आप लोगों ने राष्ट्रीय आय पढ़ा, नेशनल इनकम पढ़ा।
ठीक है। लेकिन आप लोगों ने यह पढ़ा है कि इकोनॉमी में क्या शामिल होता है। तो इकोनॉमी में क्या शामिल होता है? सिर्फ 3 पिलर। इकोनॉमिक गुड्स शामिल होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज शामिल होती है और इकोनॉमिक यूनिट शामिल होती है। ठीक। और इकोनॉमिक गुड्स आपके इकोनॉमी में शामिल होती हैं और इकोनॉमिक गुड्स या सर्विसेज हम कहते किसे हैं? जिनके लिए आपके कोई कीमत अदा की गई हो। तो इसका मतलब आपके क्या है? राष्ट्रीय आय या जीडीपी में सिर्फ वही चीजें शामिल होंगी जिनके लिए आपने कीमत अदा की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल घर का खाना ये जीडीपी या नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा। रेस्टोरेंट का खाना ये शामिल होगा। किसी घरेलू महिला का कार्य ये जीडीपी या राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। लेकिन आपके घर में कार्य करने वाली जो बाई है उसका कार्य, इसके लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। तो ये हमने क्या देखा कि आपके इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज हम कहते किसे हैं। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब हम आते हैं इससे आगे। अब इससे आगे अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज आपके हैं क्या, जिसके लिए आपने कोई कीमत अदा की हो। अब यहां आगे आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके ये आया कि अगर इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज क्या है जिनके लिए आपने कोई कीमत दी है, तो कीमत का इसका निर्धारण कौन करता है? कैसे होता है आपके इनकी कीमतों का निर्धारण? तो कैसे होता है कीमतों का निर्धारण? कोई तो तरीका होता होगा जिससे कि इनकी कीमतों का निर्धारण होता हो। तो नेक्स्ट अब हम समझते हैं आपके कि इन कीमतों का जो आपके निर्धारण है वो निर्धारण आपके कैसे होता है। ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो आपके कीमतों का निर्धारण करता है? तो समझना जरा। तो आर्थिक वस्तु एवं आर्थिक सेवाएं, इनकी कीमतों को निर्धारित करने वाला जो सबसे पहला फैक्टर होता है उसे कहते हैं हम यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता। अब यूटिलिटी से आपके तात्पर्य क्या है कि बायर यानी कि खरीदने वाला, कोई भी बायर हमेशा उसी वस्तु या सेवा को खरीदेगा जो उसके लिए उपयोगिता रखती हो। जो वस्तु या सेवा आपके लिए उपयोगिता नहीं रखती, आप उसके लिए कभी भी कोई कीमत पे नहीं करोगे। तो यहां आपने देखा क्या कि जो वस्तु या सेवा आपके लिए उपयोगिता नहीं रखती, आप उसके लिए कभी भी कोई कीमत पे नहीं करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें, कोई पर्सन है, मान लिया कि वो नॉनवेज नहीं खाता, यानी सिर्फ वेजिटेरियन पर्सन है। तो नॉनवेज कितना भी सस्ता क्यों ना हो जाए, कोई भी वेजिटेरियन पर्सन कभी भी नॉनवेज खरीदने के लिए कोई पैसा पे नहीं करेगा। ठीक, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नॉनवेज उसकी यूटिलिटी नहीं है। तो यहां हमेशा याद रखना कि बायर हमेशा उसी वस्तु या सेवा को खरीदेगा जो उसके लिए उपयोगी होगी। जब तक वस्तु या सेवा उसके लिए उपयोगी नहीं होगी, वो उसको नहीं खरीदेगा। ठीक, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल देखते हैं। जैसे जैसे ये उपयोगिता बढ़ती जाएगी, यानी वस्तु या सेवा की उपयोगिता बढ़ती जाएगी, तो बायर बढ़ी हुई कीमत भी देने तैयार हो जाएगा। जैसे बढ़ी हुई कीमत तैयार देने कैसे हो जाएगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लिया कि आपको कोई 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है। आपको पता है कि 10 किलोमीटर का आपके किराया कितना है? 50 रुपए। ठीक है। अब वही 30 मिनट बाद आपका एग्जाम है और ऑटो वाले ने आपसे 200 रुपए मांगे, तो आप वहां बार्गेनिंग नहीं करोगे, क्योंकि आपका पीछे से ही एग्जाम है, यानी कि आपको वहां पहुंचना ये आपकी उपयोगिता है। ठीक है। तो आप क्या करोगे? इमीडिएट 200 रुपए दोगे, बढ़ी हुई कीमतें दोगे। क्यों? क्योंकि आपकी यूटिलिटी यहां ज्यादा है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम समझें कि बिस्लेरी की आपकी बोतल 20 रुपए की मिलती है, तो आप यहां मार्केट में उसे 20 रुपए से ज्यादा नहीं खरीदोगे। लेकिन अगर कहीं आप डेजर्ट में फंस गए, किसी मरुस्थल में फंस गए और वहां पीने के पानी की इतना ज्यादा आपको अभाव है या इतनी ज्यादा प्यास लगी है कि उसी बोतल को आप 50 रुपए में खरीदने तैयार हो जाओगे। जैसे आप देखते हो नेचुरल डिजास्टर के टाइम कीमतें कितनी तेजी से बढ़ती हैं, क्योंकि लोग बढ़ी हुई कीमतें देने तैयार होते हैं, क्योंकि उनकी यूटिलिटी या उपयोगिता ज्यादा होती है। ठीक है। तो बायर हमेशा उसी सर्विस या उसी गुड्स के लिए पे करेगा जो उसके लिए उपयोगी होगी। तो उपयोगिता तो हमें यह बताता है कि ये जो बायर होगा ये कीमतें ज्यादा पे करेगा या कम पे करेगा। ठीक,
उपयोगिता कम है तो ये कीमतें कम देगा, उपयोगिता ज्यादा है तो ये बढ़ी हुई कीमतें देने भी तैयार होगा, और अगर इसके लिए उपयोगिता नहीं है उस वस्तु सेवा की तो ये कोई कीमत नहीं देगा। ठीक है, अब सिर्फ उपयोगिता ही मार्केट में कीमतों का निर्धारण नहीं करती। अब यहां यूटिलिटी के बाद में अगर हम दूसरा फैक्टर देखें तो दूसरा फैक्टर आपके जो कीमतों को निर्धारण करने वाला होता है दूसरा फैक्टर आपके स्कैरसिटी यानी कि आपके किसी वस्तु की कमी। कई बार आपके होता क्या है कि प्रकृति में कई वस्तुएं आपकी कम मात्रा में पाई जाती हैं, तो जो वस्तुएं कम मात्रा में पाई जाती हैं तो इसका मतलब मार्केट में उनकी जो सप्लाई होगी वो हमेशा क्या होगी, कम होगी। और इकोनॉमी का प्रिंसिपल सीधा सीधा सा है कि जब सप्लाई आपके कम होगी तो वो स्वाभाविक रूप से आपके क्या होंगी, वस्तुएं महंगी होंगी। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, अब एग्जाम्पल हमने लिया, फॉर एग्जाम्पल एक हमने यहां एग्जाम्पल लिया साल्ट और एक हमने एग्जाम्पल लिया गोल्ड। अब साल्ट और गोल्ड में उपयोगिता किसकी ज्यादा है? साल्ट और गोल्ड में उपयोगिता किसकी ज्यादा है? स्वाभाविक सी बात है, साल्ट की उपयोगिता ज्यादा है, इसके बिना तो मनुष्य जिंदा ही नहीं रह सकता। ठीक, लेकिन गोल्ड के बिना मनुष्य जिंदा रह सकता है। लेकिन दोनों में से महंगा कौन है? महंगा क्या है? गोल्ड। तो यहां कई बार क्या होता है कि अगर स्कैरिसिटी यानी कि कमी अगर बहुत ज्यादा है तो कई बार वस्तु उपयोगी नहीं होते हुए भी क्या होती है, उसकी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो स्कैरिसिटी आपके ये जो हमेशा होगी, स्कैरिसिटी आपके हमेशा किसके एंड पे होती है? स्कैरिसिटी जो हमेशा आपके होगी ये होगी किसके एंड पे? सेलर के एंड पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप समझना, यूटिलिटी ये बायर के एंड पे होती है और स्कैरिसिटी ये सेलर के एंड पे होती है। यूटिलिटी से हमें ये पता चलता है कि बायर किस चीज के लिए कम पैसे देगा और किसके लिए ज्यादा पैसे देगा। ठीक, और स्कैरिसिटी से हमें ये पता चलता है कि सेलर किसको सस्ता बेचेगा और किसको महंगा बेचेगा। लेकिन हमें यहां यूटिलिटी और स्कैरिसिटी से अभी तक ये पता नहीं चलता कि किसी वस्तु या सेवा की आपके बाजार में कीमतें क्या होंगी। ठीक है, अब किसी वस्तु या सेवा की बाजार में कीमतें क्या होंगी, इसके लिए हमें उतरना पड़ेगा बाजार में, मार्केट में उतरना पड़ेगा। तो किसी वस्तु या सेवा की आपके जो रियल प्राइस का निर्धारण होता है वो होता है कहां? मार्केट के अंदर, यानी कि बाजार के अंदर। तो थर्ड फैक्टर जो वस्तु या सेवा की कीमतों को निर्धारित करने वाला होता है ये होता है क्या? बाजार। और बाजार हम आपके कहते किसे हैं? तो किसी भी आर्थिक वस्तु या सेवा की आपके ठीक सही कीमतों का अगर हमें निर्धारण करना है तो हमें कहां पहुंचना पड़ेगा? बाजार में। ठीक है, अब यहां आपके समझना, बाजार अब हम कहते कैसे हैं? ठीक है, तो एक ऐसा स्थान या एक ऐसा प्लेस, कैसा प्लेस जहां डिमांड और सप्लाई यानी कि मांग एवं पूर्ति दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती हों, यानी कि दोनों एक साथ उपलब्ध हों, तो एक ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं? बाजार। तो बाजार बेसिकली आपके है क्या? एक ऐसा प्लेस जहां डिमांड एंड सप्लाई दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हों। ठीक है, डिमांड कौन क्रिएट करेगा? बायर, और सप्लाई कौन क्रिएट करेगा? सेलर। तो इसका मतलब आपके क्या हुआ? बाजार आपके कैसा प्लेस हुआ? एक ऐसा प्लेस जहां बायर और सेलर दोनों क्या करें? एक साथ इंटरेक्ट करें, इंटरेक्ट करके गुड्स और करेंसी का एक्सचेंज करें। तो एक ऐसे प्लेस को हम क्या कहेंगे? मार्केट। और वस्तु एवं सेवाओं की जो सही कीमतों का निर्धारण होगा वो सिर्फ कहां होगा? मार्केट के अंदर। ये हमने यहां तक देखा। अब हम आते हैं इससे आगे।
तो अब हम यहां ये समझते हैं कि मार्केट के अंदर अगर हमें कीमतों का निर्धारण समझना है तो हमें मार्केट के जो दो फैक्टर हैं, कौन से, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई को सबसे पहले समझना होगा कि ये डिमांड एंड सप्लाई क्या होते हैं, डिमांड और सप्लाई के बीच रिलेशन क्या होता है, और डिमांड और सप्लाई कैसे आपकी कीमतों का निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डिमांड एंड सप्लाई को समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम यहां मार्केट में अगर हमें कीमतों का निर्धारण समझना है तो हमें समझना क्या होगा कि डिमांड और सप्लाई आपकी किस तरह से वर्क करती है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि डिमांड और सप्लाई हम कहते किसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड आपके आता है सप्लाई। तो सप्लाई अब हम कहते किसे हैं, सप्लाई का आपके सीधा सीधा सा आपके अर्थ होता है क्या, आउटपुट ऑफ इकोनॉमिक यूनिट, यानी कि आपके किसी आर्थिक इकाई का जो आउटपुट होगा वही मार्केट में बन के आता है क्या, सप्लाई, ठीक है। तो ये मार्केट में सप्लाई बन के आया। अब आगे अब हम समझते हैं आपके डिमांड, यानी कि आपके मांग कि डिमांड अब हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो डिमांड की अगर अब हम बात करें तो डिमांड को समझने से पहले आपको एक वर्ड समझना है नीड और दूसरा वर्ड समझना है आपको डिजायर। कौन कौन से वर्ड समझने हैं, एक वर्ड नीड और एक वर्ड डिजायर, ये दोनों वर्ड आपको समझने हैं, ठीक है। तो अब यहां आपके सबसे पहले हम नीड और डिजायर, इन दोनों में आपके क्या डिफरेंस होता है ये समझते हैं। तो नीड यानी कि आवश्यकता, तो आवश्यकता हम किसे कहते हैं, एनीथिंग रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, हर वह चीज जो आपके जीवन निर्वाह के लिए जरूरी हो वह होती है आपकी नीड। नीड जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, इनके बिना आप क्या नहीं कर सकते, आप जीवन निर्वाह
नहीं कर सकते। तो नीड हम कहते किसे हैं? हर वह चीज जो आपके जीवन निर्वाह के लिए जरूरी हो उसे हम क्या कहते हैं? आवश्यकता। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे समझते हैं सेकेंड पॉइंट, डिजायर, कि डिजायर हम किसे कहते हैं। डिजायर का मतलब होता है मीडियम ऑफ फुलफिल द नीड, यानी कि आवश्यकता को पूरा करने वाला एक माध्यम। तो आवश्यकता को पूरा करने का आपके जो माध्यम होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिजायर। तो डिजायर आपके जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई दो व्यक्ति हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, दोनों की नीड क्या होगी? रोटी खाना। ठीक, पर्सन ए भी खाना खाएगा अगर जिंदा रहना है, तो पर्सन बी भी खाना खाएगा, यानी दोनों ही रोटी खाते होंगे। तो अब यहां डिजायर किसे कहेंगे? हो सकता है पर्सन ए दाल के साथ रोटी खाना पसंद करे और हो सकता है पर्सन बी चिकन के साथ रोटी खाना पसंद करे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मीडियम ऑफ फुलफिल द नीड, मतलब दोनों की आवश्यकता रोटी खाना थी, लेकिन रोटी दोनों ने अलग अलग तरीके से खाई, यानी दोनों की डिजायर क्या हुई? अलग हुई। ठीक, जैसे कि पर्सन ए और पर्सन बी, दोनों की आपकी नीड क्या है? कपड़े पहनना, लेकिन पर्सन ए हो सकता है जीन्स और शर्ट पहने, ठीक, पर्सन बी हो सकता है टी शर्ट पहने। ठीक, तो इसका मतलब डिजायर क्या है? दोनों की अलग अलग। अब यहां आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि इकोनॉमी के अंदर ना नीड का कोई इंपॉर्टेंस होता है और ना ही डिजायर का कोई इंपॉर्टेंस होता है। अगर इकोनॉमी के अंदर कोई इंपॉर्टेंस होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? डिमांड। अब हम ये समझते हैं कि इकोनॉमी के अंदर बेसिकली डिमांड या मांग, ये हम कहते किसे हैं? डिमांड या मांग हम कहते किसे हैं? तो डिमांड जिस किसी भी नीड या जिस किसी भी डिजायर को पूरा करने की परचेजिंग पावर, यानी कि पैसा आपके हाथ में आ जाए तो उतनी मात्रा में नीड या डिजायर कन्वर्ट हो जाएगी आपकी डिमांड में। अब इससे आपके तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य आपके ये है कि नीड आपके, ठीक, हो सकता है कुछ भी हो, डिजायर आपके हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन ये डिमांड तभी बनेगी जब उसे खरीदने के लिए पैसा आपके हाथ में होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्सन ए है, इसके हाथ में सिर्फ 5 रुपए हैं और ये पर्सन ए अगर आपके दाल रोटी भी खाना चाहे तो 5 रुपए में ये दाल रोटी भी नहीं खरीद सकता। मतलब ये पर्सन अपनी नीड को भी डिमांड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। वहीं हमने देखा कि कोई पर्सन बी है, उसके हाथ में 1000 रुपए हैं और वह व्यक्ति अगर चिकन के साथ रोटी खाना चाहे, ये उसकी डिजायर है, तो वो अपनी डिजायर को भी डिमांड में कन्वर्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसा यानी परचेजिंग पावर है। तो इकोनॉमी के अंदर ना नीड का कोई इंपॉर्टेंस है और ना ही डिजायर का कोई इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस होता है सिर्फ आपके किसका? डिमांड का। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी डिजायर है कि आप रोज स्कॉर्पियो से कोचिंग आओ, तो डिजायर है तो बनी रहे, क्या फर्क पड़ता है इससे? कुछ नहीं। फर्क कब पड़ेगा? जब आपके पास 15 लाख रुपए होंगे। जब 15 लाख रुपए होंगे तो आप अपनी डिजायर को कन्वर्ट करोगे किसमें? डिमांड में। ठीक, क्योंकि जब तक पैसा नहीं है तब तक वो सिर्फ डिजायर है। ठीक है, और इकोनॉमी के अंदर हमें सिर्फ रीड करना है क्या? डिमांड। ठीक, तो अब यहां याद रखना एक सिस्टम, सबसे पहले जहां कहीं भी किसी देश में पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ठीक, हम लोग सामान्य भाषा में क्या बोल देते हैं कि भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए भारत के अंदर डिमांड ज्यादा है। ऐसा नहीं है। जहां कहीं भी पॉपुलेशन ज्यादा है वहां हमेशा ज्यादा होती है नीड, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो लोग खाना तो खाएंगे, ठीक, कपड़ा भी पहनेंगे, रहने के लिए घर भी चाहिए, तो वहां हमेशा क्या ज्यादा होगी? नीड। डिमांड तो सिर्फ वहां ज्यादा होती है जहां हमेशा ज्यादा होता है पैसा, क्योंकि डिमांड को निर्धारित कौन करता है? पैसा। ठीक, जैसे कि एग्जांपल लें हम दिल्ली वर्सेस बिहार। ठीक, तो दिल्ली और बिहार का अगर हमने एग्जांपल लिया तो नीड कहां ज्यादा है और डिमांड कहां ज्यादा है? अब आप लोग आइडिया लगा सकते हो। तो परचेजिंग पावर कहां ज्यादा है? दिल्ली में, तो दिल्ली में डिमांड ज्यादा है। ठीक, और बिहार में क्या ज्यादा है? पॉपुलेशन। इसका मतलब बिहार में नीड ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको अर्थ क्लियर हुआ होगा कि नीड किसे कहते हैं, डिमांड किसे कहते हैं और आपके डिजायर किसे कहते हैं।
ठीक, तो हमने यहां समझा आपके क्या, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो डिमांड क्या होता है और सप्लाई क्या होता है। अब इसके बाद में अब हम मार्केट में इन दोनों का रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं कि डिमांड और सप्लाई का आपके मार्केट में क्या रिलेशन होता है। तो समझना जरा, इन दोनों का रिलेशन समझने के लिए हम एक कर्व बनाते हैं। तो हम लोग मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने इसके लिए क्या किया, एक कर्व बनाया। ठीक है, एक्स एक्सिस, ठीक, इस एक्सिस पे हमने क्या लिया, किसी वस्तु की क्वांटिटी 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg और 5 kg, और वाई एक्सिस पे हमने आपके क्या लिया, किसी वस्तु की आपके क्या प्राइस, 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए। ठीक है, अब हम यहां मार्केट में हमें यह समझना है कि मार्केट में आपके डिमांड कैसे वर्क करती है और सप्लाई कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो अब यहां मार्केट में डिमांड और सप्लाई को अगर आप लोगों को समझना है तो यहां इकोनॉमी से हम पहले तो बाहर आए। ठीक है, इसको बड़े हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। डिमांड आपके क्रिएट कौन करता है, बायर यानी खरीदने वाला। सप्लाई कौन क्रिएट करता है, सेलर यानी बेचने वाला। ठीक है, अगर हमें डिमांड और सप्लाई को समझना है तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि जो बायर है वो खरीदते टाइम क्या सोचता है और जो सेलर है वो बेचते टाइम क्या सोचता है। तो जो बायर खरीदते टाइम सोचता है वही मार्केट में बनेगी डिमांड, और जो सेलर बेचते टाइम सोचता है वही मार्केट में बनेगी सप्लाई। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, मान लो कि आप एक बायर हो। ठीक है, आप क्या हो, एक बायर, एक खरीदने वाले हो, और आपको कोई वस्तु खरीदनी है। अब आप किसी दुकान पर वस्तु को खरीदने आप लोग पहुंचे। जब वस्तु को खरीदने आप लोग पहुंचोगे तो सबसे पहले क्या चलेगा आपके दिमाग में, तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे पहले तो ये चलेगा आपके कि वस्तु मिल जाए और पैसा देना ही ना पड़े। लेकिन ये व्यवहार में संभव नहीं है, क्योंकि सामने दुकानदार भी तो बैठा है, वो बिना पैसे लिए तो आपको जाने नहीं देगा वहां से। ठीक, तो अब आप अपनी सोच को चेंज करोगे, तो अब आपके दिमाग में ये चलेगा कि अगर किन्हीं दो दुकानों पे सेम क्वालिटी की वस्तु आपको मिल रही है तो आप वस्तु वहां से खरीदोगे जहां उसकी कीमत कम होगी। इसका मतलब आपके क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा सा आपके यह हुआ, एक जस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं कि प्याज, ऑनियन, इससे तो सभी लोग परिचित हैं। जब बाजार में प्याज आपके 80 रुपए किलो थी तो आप लोग कितनी लेके आते थे, 250 ग्राम, यानी कि कीमत जब ज्यादा थी तो उसकी क्वांटिटी कितनी थी, कम। 80 रुपए से प्याज आपके 40 रुपए किलो हुई तो अब आप लाने लगे कितनी, 1 किलो। 40 रुपए से प्याज 20 रुपए किलो हुई तो अब आप लाने लगे 2 किलो, और 20 रुपए से प्याज जब 10 रुपए किलो हुई तो पूरे थैले में सिर्फ प्याज, यानी 4-5 किलो एक साथ। तो इसका मतलब आपके हुआ क्या, इसका मतलब आपके ऐसा हुआ कि बायर की जो सोच होती है वो ये होती है कि जब वस्तु की कीमत ज्यादा हो तो वो उसकी मात्रा को कम रखता है। जैसे ही कीमत घटेगी मात्रा बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी कि आपके वस्तु की कीमतें जब आपके ज्यादा होंगी
तो बायर हमेशा क्या रखेगा, वस्तु की मात्रा को कम रखेगा, और जैसे जैसे कीमत घटना शुरू होंगी वह मात्रा को बढ़ाना शुरू कर देगा। तो ये आपके क्या हुआ, ये आपके हुआ ये कि बायर खरीदते टाइम क्या सोचता है। तो बायर खरीदते टाइम क्या सोचता है कि जैसे जैसे कीमत आपके कम होंगी बायर क्वांटिटी को बढ़ाएगा, या कीमत बढ़ेंगी तो बायर क्वांटिटी को कम करेगा। इकोनॉमी के अंदर आप ये जो कर्व देख रहे हो, इकोनॉमी के अंदर आपके इस कर्व को हम कहते हैं बायर्स या डिमांड कर्व। कौन सा कर्व, ये बायर्स एटीट्यूड या डिमांड कर्व, यानी कि इस कर्व के अकॉर्डिंग मार्केट में आपके क्या चल रहा है, यहां डिमांड चल रही है। तो इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट याद रखना कि ये जो आपके कर्व है या ये जो बायर का जो एटीट्यूड है, बायर्स एटीट्यूड, यानी कि बायर की जो सोच है, यानी कि क्रेता का दृष्टिकोण या क्रेता की सोच। तो क्रेता का जो दृष्टिकोण आपके मार्केट में जो ये होगा, क्रेता का दृष्टिकोण, मार्केट में क्रेता का जो दृष्टिकोण होगा यही क्या क्रिएट कर रहा है, डिमांड क्रिएट कर रहा है। तो इसी को आपके हम कहते हैं इकोनॉमी की भाषा में रूल ऑफ डिमांड, रूल ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का नियम। और रूल ऑफ डिमांड आपके क्या कहता है, डिमांड इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू प्राइस, यानी कि आपके जो ये मांग होगी ये हमेशा किसके व्युत्क्रमानुपाती होगी, कीमत के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यही बायर की आपकी सोच होती है। तो यहां आपने बायर की क्या सोच देखा कि जैसे जैसे आपकी कीमत कम हो रही है वैसे वैसे वो अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहा है। ठीक, तो ये बायर या ये जो आपके इकोनॉमी में ये जो डिमांड कर्व है ये आपको शो क्या कर रहा है कि बायर का ये सोचना होता है, क्या सोचना होता है कि जैसे जैसे आपकी कीमत कम होगी वो डिमांड को बढ़ाएगा, यानी कि डिमांड इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू प्राइस। और इकोनॉमी के अंदर यही कहलाता है रूल ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का नियम। तो ये आपने देखा क्या कि इकोनॉमी के अंदर आपके जो डिमांड है वो किस तरह से रेगुलेट होती है। ठीक, यानी कि खरीदते टाइम बायर क्या सोचता है। अब यहां क्वेश्चन ये आया कि खरीदते टाइम बायर क्या सोचता है, वो तो एक अलग बात हुई। अब बायर के सोचने से थोड़ी कुछ चलता होगा, सामने सेलर भी तो बैठता है, तो सेलर भी तो बेचते टाइम कुछ सोचता होगा कि सेलर अगर किसी वस्तु को बेच रहा है तो वो क्या सोच रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। मान लिया कि कोई सेलर किसी वस्तु को पहले बेच रहा था कितने रुपए में, 50 रुपए में। अब सेलर किसी वस्तु को पहले 50 रुपए में बेच रहा था और धीरे धीरे उस वस्तु की कीमतें आपके कम हुई और सेलर अब उसी वस्तु को बेचने लगा 10 रुपए में। ठीक है, यह आपने देखा कि सेलर आपके अगर किसी वस्तु को 50 रुपए में बेच रहा था और अब वही सेलर उस वस्तु को 10 रुपए में बेच रहा है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपके यह हुआ कि सेलर अगर आपके उस वस्तु को 50 से 10 की बेचने लगा तो 50 में बेच रहा होगा तो उसको होने वाला जो प्रॉफिट था वो ज्यादा होगा। 10 में बेच रहा होगा तो अब उसको होने वाला जो प्रॉफिट होगा कम होगा। और हर सेलर या हर इकोनॉमिक यूनिट चाहती क्या है, उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। ठीक है, ये आपके हुआ। तो अब यहां आपके होगा क्या कि जैसे ही वस्तुओं की कीमतें आपके कम होंगी तो सेलर को मिलने वाला प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अगर सेलर को मिलने वाला प्रॉफिट कम हुआ तो सेलर सप्लाई को रोक देगा या सप्लाई को कम कर देगा। अब सेलर करेगा क्या, जैसे ही कीमत कम हुई तो सेलर सप्लाई को रोक देगा और सेलर इंतजार करेगा कीमत बढ़ने का। जैसे कि कोई प्याज बेचने वाला सेलर होगा, अगर प्याज 5 रुपए किलो हो गई तो वो बेचेगा नहीं, अब वो उसे कोल्ड स्टोर में भर देगा और इंतजार करेगा किसका कि ये कीमत द्वारा कब बढ़ेंगी। ठीक है, तो जैसे ही आपके ये कीमत आपकी ये बढ़ना शुरू हुई, यानी 10 रुपए आपके हुई तो ये सप्लाई को कम रखेगा, 20 रुपए आपकी कीमत हुई तो ये सप्लाई को और बढ़ाएगा, 30 रुपए कीमत हुई तो सप्लाई को ये और बढ़ाएगा, 40 रुपए कीमत हुई तो सप्लाई को ये और बढ़ाएगा, 50 रुपए कीमत हुई तो सप्लाई ये
और बढ़ाएगा। यानी कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे सेलर को होने वाला प्रॉफिट आपके बढ़ेगा, तो सेलर अपने सामान की सप्लाई को बढ़ाता जाएगा। तो अब यहां इकोनॉमी में आपके ये जो कर्व है, इस कर्व को हम कहते हैं सेलर्स या सप्लाई कर्व, सेलर्स या सप्लाई कर्व। ठीक, अब ये जो आपके सेलर्स या सप्लाई कर्व है, ये किसकी सोच बता रहा है इकोनॉमी में? सेलर की सोच। और सेलर की सोच आपके क्या होगी? सेलर को चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट या ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए उसे क्या करना होगा? अपने सामान को ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बेचना होगा। ठीक है, तो अब यहां हम इससे आगे आते हैं। तो सेलर की ये जो आपके सोच है, सेलर की जो सोच या सेलर का जो एटीट्यूड है, यही मार्केट में क्रिएट करेगी सप्लाई। सेलर्स एटीट्यूड यानी कि विक्रेता का दृष्टिकोण, विक्रेता का तो विक्रेता का आपके जो दृष्टिकोण होगा, ये मार्केट में क्रिएट करेगा क्या? सप्लाई। और इसी को कहेंगे हम रूल ऑफ सप्लाई, यानी कि पूर्ति का नियम। और ये जो आपके रूल ऑफ सप्लाई या पूर्ति का ये जो आपके नियम होगा, तो पूर्ति का नियम आपके क्या कहलाएगा? सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, यानी कि जो आपूर्ति या जो ये पूर्ति होगी, ये किसके समानुपाती होगी? कीमत के। यानी कि जैसे जैसे कीमत आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे सेलर आपके सप्लाई को बढ़ाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब हमने यहां आपके देखा क्या? देखा आपके सबसे पहले रूल ऑफ डिमांड, यानी क्रेता क्या सोचता है? डिमांड इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू प्राइस, यानी कि जब कीमत कम होगी तब क्रेता ज्यादा खरीदना चाहेगा। वहीं हमने देखा आपके विक्रेता क्या सोचता है? जब कीमत ज्यादा होगी तो ये विक्रेता ज्यादा बेचना चाहेगा। अब इसे अगर हम ढंग से समझें तो अब यहां एक और पॉइंट यहां समझना आप, बायर का सोचना यह है कि कम से कम कीमत पर सामान मिले, और सेलर का सोचना यह है कि ज्यादा से ज्यादा कीमत पर सामान बिके। ठीक, यानी कि बायर की सोच इकोनॉमी में बिल्कुल अलग और सेलर की सोच इकोनॉमी में बिल्कुल अलग। ये दोनों चीज हमने देखी। बायर कम से कम पे खरीदना चाहता है और सेलर कम से कम पर बेचना चाहता है। तो अब क्वेश्चन आपके ये बना कि बायर को कम से कम पे खरीदना है और सेलर को ज्यादा से ज्यादा पे बेचना है। तो यहां इकोनॉमी के अंदर बायर और सेलर दोनों के जो आपके इंटरेस्ट हैं, वो इंटरेस्ट क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। और जब तक ये इंटरेस्ट मिलेंगे नहीं तब तक बायर खरीदेगा नहीं और सेलर बेचेगा नहीं। तो अब हम ये देखते हैं कि इकोनॉमी के अंदर आपके ये इंटरेस्ट मिलते कहां हैं, ठीक है, या किस पॉइंट पे मिलते हैं, और किस पॉइंट पे आपके जो मार्केट है वो मार्केट आपकी रन करती है। तो अब हमने यहां देखा ये क्या, बायर के इंटरेस्ट ये रिवर्स कर्व और सेलर के इंटरेस्ट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर्व, दोनों कर्व एक दूसरे से उल्टे चल रहे हैं। ठीक है, बायर की सोच और सेलर की सोच पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलती एक्सेप्ट वन पॉइंट, यानी कि इस पूरी मार्केट में आपकी बायर और सेलर के इंटरेस्ट कहीं नहीं मिलते सिवाय इस पॉइंट को छोड़ के। एक पॉइंट पूरी मार्केट में आपके ऐसा जरूर होगा जहां बायर और सेलर कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते होंगे या एक दूसरे को काटते होंगे, और यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके ये जो कहलाता है, यही कहलाता है किसी वस्तु की ऑप्टिमम प्राइस। ऑप्टिमम प्राइस, ऑप्टिमम प्राइस का मतलब किसी वस्तु या किसी सेवा की अनुकूलतम कीमत, अनुकूलतम कीमत। अब ऑप्टिमम प्राइस बेसिकली आपके कौन सी प्राइस है? इस ऑप्टिमम प्राइस को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिमम प्राइस आपने देखा क्या, कौन सी प्राइस है? जहां बायर और सेलर के इंटरेस्ट मिल गए। तो ये प्राइस होती कैसे, इसको समझ लें, और कहां क्रिएट होती है प्राइस। मान लिया कि आप बाजार में सब्जी खरीदने गए, ठीक है, आपने किसी सब्जी वाले से पूछा कि आलू कैसे दिए, उसने कहा 50 रुपए किलो। तो आपने कहा कि भैया 20 रुपए किलो दोगे तो 5 किलो ले लेंगे। आलू वाले ने कहा कि 20 तो नहीं, 40 रुपए किलो ले जाओ। यानी कि वो क्या हुआ, वो 50 से 40 पे आया। आपने कहा ठीक है भैया 25 रुपए किलो लगा लो। उसने कहा ठीक है
35 रुपए किलो ले जाओ। आपने कहा कि भैया 30 रुपए किलो लगा लो, उसने कहा अच्छा ठीक है ले जाओ। तो अब यहां देखना, वो बेचना चाह रहा था 50 पे, आप खरीदना चाह रहे थे 20 पे, लेकिन सेटलमेंट कहां हुआ 30 रुपए पे। यही 30 रुपए आपके हो गया उस वस्तु की ऑप्टिमम प्राइस, यानी 30 रुपए पे दोनों के इंटरेस्ट क्या कर गए, मैच कर गए। तो ऑप्टिमम प्राइस आपके या अनुकूलतम कीमत, तो अनुकूलतम कीमत आपके होती क्या है, अनुकूलतम कीमत आपके होती वह कीमत है जहां बायर और सेलर दोनों के इंटरेस्ट मैच कर जाएं। किसके इंटरेस्ट मैच कर जाएं, बायर और सेलर दोनों के इंटरेस्ट मैच कर जाएं, और जिस कीमत पर बायर ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहे और सेलर ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहे, तो यही कीमत आपके क्या कहलाएगी इकोनॉमी के अंदर, ऑप्टिमम प्राइस यानी कि अनुकूलतम कीमत। और मार्केट के अंदर आपके न तो बायर की सोची हुई कीमत चलती है और ना ही सेलर की सोची हुई कीमत चलती है। मार्केट जो हमेशा रन करेगी वो किस कीमत पे करेगी, ऑप्टिमम प्राइस पे। अब यहां आपके डिफरेंस ये है कि अगर बायर की बार्गेनिंग पावर अच्छी है तो बायर अपने फेवर में झुका लेगा इस ऑप्टिमम प्राइस को, और अगर सेलर की बार्गेनिंग पावर अच्छी है तो सेलर अपने फेवर में झुका देगा इस ऑप्टिमम प्राइस को। अब इकोनॉमी की भाषा में अगर अब हम समझें यहां, तो ये जो आपके ऑप्टिमम प्राइस है, ये ऑप्टिमम प्राइस आपकी अब किस तरह से निर्धारित मार्केट में होती है, ऑप्टिमम प्राइस। मार्केट के अंदर अगर हम अनुकूलतम कीमतों को अगर हम समझने की अगर हम कोशिश करें, तो मार्केट के अंदर आपके 3 स्थितियां होती हैं। ठीक, मार्केट के फैक्टर कितने होते हैं, 2, एक डिमांड और एक सप्लाई। डिमांड और सप्लाई ये 2 फैक्टर मिलके मार्केट के अंदर आपके 3 स्थितियां क्रिएट करते हैं। डिमांड है ज्यादा, सप्लाई है कम, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, डिमांड है आपके कम और सप्लाई है आपके ज्यादा। तीसरी स्थिति, डिमांड है और सप्लाई दोनों क्या हो जाएं, आपके बराबर हो जाएं। ये 3 ही सिचुएशन हमने यहां देखी। ठीक है, अब आपने देखा इकोनॉमी में आपने सामान्यतः पढ़ा होगा कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। इस सिचुएशन में हमेशा जो कीमतें होती हैं ये इंक्रीज होती हैं। डिमांड इज लेस देन सप्लाई, इस सिचुएशन में जो कीमतें होती हैं हमेशा डिक्रीज होती हैं। और डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, इस सिचुएशन में जो कीमतें होती हैं वो हमेशा स्थिर होती हैं। तो ऐसा होता क्यों है, डिमांड अगर ज्यादा है सप्लाई कम है तो क्यों कीमतें बढ़ती हैं। ठीक, दूसरा आपके डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो क्यों कीमतें कम होती हैं, और डिमांड और सप्लाई दोनों आपके बराबर हैं तो क्यों कीमतें फिक्स होती हैं। तो इन चीजों को हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जब हम इकोनॉमी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां तक आप लोगों की समझ में आया होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो ये आपके जीएस एंड जीके के फ्री डेमो का आज 3rd डे था। कल आप लोगों का फ्री डेमो की आपकी लास्ट क्लास रहेगी, और अगर आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 10 तारीख से पहले आप एनरोल कीजिए इस कोर्स में, और 10 तारीख से आप एसएससी के सारे बैचेज को आप देख सकते हैं। सुबह 8 से 9 आपके इंग्लिश जो जेएस यादव सर पढ़ाएंगे, 9 से 10:30 बजे तक मैथ्स जो आपको एसपी पांडे सर पढ़ाएंगे, 10:30 से 11:30 बजे तक आपके जीएस एंड जीके जो मैं आप रविंद्र सिंह आपको पढ़ाऊंगा, और आपके 11:30 और 11:45 के आसपास से आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी जो आपके ब्रिजनंदन सर लेंगे। अगर आप इस कंप्लीट बैच को देखना चाहते हैं तो 2100 रुपीज में आप इस कंप्लीट बैच को आप देख सकते हैं, और सिर्फ जीएस लेना चाहते हैं तो एक